नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बनवेक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर राजनीतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से दोस्तों प्रकाशित है। और सीरीजों को लेकर हमारी ये क्लास से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश करवाई जाती है। फर्स्ट पेपर को लेकर हमने एक इसी राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को लेकर एक वीडियो आप सभी के सामने पेश कर लिया है। उसमें हमने कुछ सवालों पर डिस्कशन किया भी था और आज की क्लास में उससे आगे जो भी सवाल बनते हैं, जितने भी बनेंगे 10 मिनट में, उन सवालों को दोस्तों क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप अंत तक जुड़े रहो और अपने दोस्त के साथ में शेयर भी कर लेना ताकि वो भी अपने अध्ययन की निरंतरता को बनाए रखे और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सीरीजों को भी पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, राजनीतिक विज्ञान। देखिए दोस्तों, हमने 5 सवालों तक तो पिछली क्लास में डिस्कशन किया था और उस वीडियो का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जरूर उस वीडियो पर जाकर देख लेवे, अपने अध्ययन को कर लेवे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर बताइए। दोस्तों तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत यानी कि तुलनात्मक राजनीति होती है, ये क्या होती है तुलनात्मक राजनीति, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है और वहां पर आप जाओ और वहां से आप वीडियो को देख सकते हो और तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझ सकते हो। तुलनात्मक राजनीति क्या है इसके बारे में दोस्तों हमने बता दिया है। तुलनात्मक राजनीति का जो अर्थ है वो परंपरागत रूप से यानी पहले जमाने से क्या प्रयोग में लिया जाता था और आज के जमाने में तुलनात्मक राजनीति को किस दृष्टि से देखा जाता है, तो उसमें 2 अंतर बताने। कितने? 2 अंतर बताने। सिंपल सी बात है, देखिए आंसर सीधे सीधा है दोस्तों। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का दृष्टिकोण, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का दृष्टिकोण औपचारिक, कानूनी और संस्थात्मक था। परंपरागत यानी पहले से चली आ रही तुलनात्मक राजनीति है तो उसका दृष्टिकोण औपचारिक, कानूनी और संस्थात्मक था, जबकि तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक आज के जमाने का जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है। कैसा है? राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है। और दोस्तों साथ ही साथ में सेकंड पॉइंट है कि परंपरागत पहले से चली आ रही जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी अध्ययन की पद्धति ऐतिहासिक और विवरणात्मक थी। अगर हमें पहले जमाने की परंपरागत रूप से चली आ रही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना है तो ऐतिहासिक और विवरणात्मक अध्ययन किया जाता था, लेकिन आज की जो तुलनात्मक राजनीति है तो उसका अध्ययन है वो व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक और अनुभवात्मक रूप से किया जाता है। अच्छी तरीके से देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। दोस्तों 7वां सवाल क्या बता रहा है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को परिभाषित कीजिए। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है उसको परिभाषित करना है। अगला भी सवाल सेम है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है और सवाल भी पूछा जा चुका है। देखिए तुलनात्मक राजनीति एक लंबवत होती। कैसी होती? लंबे तरीके से एक लंबवत। तुलनात्मक राजनीति एक लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर होती। कैसी होती? ऊर्ध्वाधर होती। तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति लंबवत, ऊर्ध्वाधर और तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति क्षैतिज अर्थात अनुप्रस्थ तुलनात्मक राजनीति है। इसके बारे में दोस्तों 8वां सवाल बनता है कि 8वां सवाल क्या है कि लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन क्या है। लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है। सवाल क्या पूछा भी जा चुका है। लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन और तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक अवधारणा क्या है, सवाल सेम है, पूछा भी गया है अलग अलग क्राइटेरिया के रूप में। चलिए तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक अवधारणा के समर्थक एक ही देश की विभिन्न राजनीतिक इकाइयों एवं प्रशासनिक संस्थाओं की तुलना करने में विश्वास करते हैं और यह मानकर चलते हैं कि देश में प्राय 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती है, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार। इसलिए उसमें परस्पर तुलना करके निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि तुलनात्मक जो लंबात्मक अवधारणा होती है, तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो लंबात्मक अवधारणा होती है वो अवधारणा होती है जो एक ही देश में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक इकाइयां पाई जाती है। एक ही देश के अंदर, जैसे कि हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश के अंदर एक ही देश के अंदर 2 प्रकार की क्या पाई जाती है, कितने अनेक प्रकार की, हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक इकाइयां पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं भी पाई जाती है और उसमें क्या की जाती है, तुलनात्मक रूप से उसमें विश्वास भी किया जाता है और उस विश्वास के आधार पर ये मानते हैं लोग कि एक देश में प्राय 2 सरकार पाई जाती है और ये लोग भी मानते हैं कि एक देश में 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती है, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार। इसलिए उसमें परस्पर तुलना करके निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकार में तुलना की जाती है और उसमें क्या एक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कौन सी अच्छी सरकार है। एक बार पुनः इस सवाल को पढ़ता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ सके कि तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक अवधारणा क्या है, इसका हास्य बताओ। तो दोस्तों तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक अवधारणा वो अवधारणा होती है जिसके अनुसार
तुलनात्मक अवधारणा के जो समर्थक लोग होते हैं, तुलनात्मक अवधारणा का जो समर्थन करते हैं, वो एक ही देश की विभिन्न राजनीतिक इकाइयां होती है। वो ये मानते हैं कि एक ही देश में दो प्रकार की क्या होती है, इकाइयां होती है, और प्रशासनिक संस्था में तुलना में विश्वास करते हैं। एक ही देश में विभिन्न प्रकार की राजनीतियां और प्रशासनिक संस्थाओं की तुलना में विश्वास करते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि एक देश में प्राय दो प्रकार की सरकारें होती है, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार। इसलिए उसमें तुलना करके उसमें निष्कर्ष निकाला जाता है, और क्या निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी सरकार बुरी होती है। नहीं, इस प्रकार से इसमें वो क्या होता है, एक लंबात्मक अवधारणा होती है। समझ गए? इसके बारे में दोस्तों सवाल है अगला कि अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन क्या है? अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन क्या है? शब्द दोस्तों अटपटा, अम्बरांतीय। सवाल पूछा भी जा चुका है। तुलनात्मक राजनीति की अम्बरांतीय अवधारणा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है। देखिए, इस तुलना द्वारा विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना, यानी कि अभ्रांतीय अवधारणा है। अभ्रांतीय जो अवधारणा है, इस अभ्रांतीय अवधारणा के अनुसार विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकार, अभ्रांतीय अवधारणा के अनुसार अलग अलग देशों की, विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकार है, एक राष्ट्रीय उस देश की जो सरकार है उसकी तुलना और वर्तमान तथा भूतकालीन राष्ट्रीय सरकारों की तुलना करके ही सामान्यीकरण संभव होते हैं। यानी एक देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान वाली सरकार है, और साथ ही साथ में भूतकाल वाली जो गई है सरकार आकर, वो सरकार है, इन दोनों के मध्य क्या किया जाता है, एक सामान्यीकरण संभव किया जाता है, जिसके द्वारा हर सामान्य और विभिन्न व्यवहार को समझाया जा सकता है। हर प्रकार के सामान्य और विभिन्न प्रकार के क्या व्यवहारों को समझाया जा सकता है। एक बार पुनः इस सवाल को रिवाइज करते हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियर बैठ सके। देखिए, जो अभ्रांतीय अवधारणा होती है, अभ्रांतीय तुलनात्मक अवधारणा होती है, इसे भी कह सकते हैं आप, या फिर तुलनात्मक राजनीति की अभ्रांतीय अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो तुलनात्मक राजनीति की अभ्रांतीय अवधारणा वो अवधारणा होती है जिसके अनुसार विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना, अलग अलग देशों की राष्ट्रीय सरकारों की जो तुलना है वो वर्तमान तथा भूतकालीन राष्ट्रीय सरकारों की तुलना करके सामान्यीकरण संभव होते हैं, जिसके द्वारा हर सामान्य और विभिन्न व्यवहार को समझाया जा सकता है। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लास्ट एंड फाइनल सवाल बनता है 10वां सवाल, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बताइए। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बताइए। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति होती है ये क्या होती है, ये समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। और तुलनात्मक राजनीति की जो तुलनात्मक राजनीति है उसका क्षेत्र, यानी कि वो कौन से क्षेत्र में लागू होती है, तो इसके बारे में दोस्तों बात करें तो तुलनात्मक राजनीति है उसका परंपरागत दृष्टि से क्या बात है, यानी कि परंपरागत यानी परंपरावादी, यानी कि पहले जमाने में आज से पहले तुलनात्मक राजनीति को किस दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि परंपरावादी दृष्टि से अगर हम तुलनात्मक राजनीति को कौन सा क्षेत्र प्रदान करते थे तो उसके बारे में बताएं दोस्तों। तो परंपरावादी दृष्टि के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीति व्यवहार की तुलना होनी चाहिए, केवल उसी राजनीति व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान और कानून द्वारा स्थापित राजनीति संस्थाओं में संबंधित हो। केवल और केवल उसी राजनीति व्यवहारों की तुलना होनी चाहिए, केवल और केवल उसी राजनीति व्यवहारों की तुलना होनी चाहिए जो संविधान और कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्था द्वारा संबंध हो। आगे बात करते हैं दोस्तों आधुनिक या फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण से देखें। आज की दृष्टि से देखें तो व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राजकीय संस्थाओं और गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीति व्यवहार में संबंधित सब तथ्य एकत्रित करके राजनीति संस्था में तुलना करनी चाहिए। दोस्तों, पहले जमाने में क्या होता था, मैं पहले इसकी बात नहीं करूंगा, आधुनिक की बात नहीं करूंगा, मैं पहले की बात करूंगा जो हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, जो परंपरावादी दृष्टिकोण से तुलनात्मक राजनीति है तो उसमें क्षेत्र कौन सा था, जो संविधान द्वारा कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्था होती थी, संविधान के द्वारा स्थापित होनी चाहिए या फिर कानून के द्वारा स्थापित कोई राजनीतिक संस्था है तो उसी को लोग तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र मानते थे। लेकिन आज के जमाने में आधुनिक या फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण से तुलनात्मक राजनीति है वो तुलनात्मक राजनीति के राजकीय संस्थाओं, तुलनात्मक राजनीति की जो राजकीय संस्था है, सरकारी संस्था है, और गैर राजकीय संस्था है, जो प्राइवेट संस्था है और सरकारी संस्था है, उसके राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सब तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों राजनीति के संबंध में
जो व्यवहार है उसको एकत्रित किए जाते हैं और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था में तुलना करनी चाहिए, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था है उसमें तुलना करनी चाहिए। तो ये है आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण का चित्र। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बात की बीए सेकंड ईयर राजनीतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर को लेकर 5वें सवाल 6वें सवाल से लेकर 10वें सवाल तक हमने 5 सवालों का अध्ययन किया। और इसी प्रकार से मैं 10-10 मिनट की क्लासों के साथ में बार बार पेश होता रहूंगा, रेगुलर पार्ट वाइज वीडियो के साथ में पेश होता रहूंगा। और आपको एक काम करना है कि आपके अपने जिगरी साथी के साथ में शेयर करना है, और जिसको भी ये मालूम नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी सीरीजों को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल न्यू एडिशन सीरीज है, आप इसे जरूर एक विश्वास के साथ में पढ़िएगा। और मैं आप सभी के सामने ये मान के चलिएगा कि मैं आपको ये जो सीरीज है ये पूरी कंप्लीट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाऊंगा और करवाई भी है। तो आप दोस्तों जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।